हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये इसका 2 पार्ट आएगा, ठीक है। पार्ट 1 में ख़त्म नहीं होगा, 2 पार्ट में इसको लेकर कर रहे हैं ताकि वीडियो का लेंथ छोटा रहे और ऐसा कंफ्यूजिंग भी ना बने, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। देखो डिफरेंस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती है कि इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स होते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, पहली बात तो। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसका जो अपना एक आर्टिकल, जैसे इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसका एक आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 324, ठीक है। लेकिन अगर नीति आयोग को लेते हैं तो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका कोई आर्टिकल नहीं है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में भी 2 टाइप के होते हैं, तो वो सब हम जब पढ़ेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ तो वहाँ पे हम उसको देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में ज़्यादा ऐसा कुछ डिफरेंस तुम जैसे ध्यान में नहीं रखना है, बस इसको बेसिक से रखो कि आर्टिकल्स, इसके लिए आर्टिकल्स होते हैं। इसको एक बाय लॉ की तरह बनाया जाता है। इसमें एक पावर, एक ड्यूटी, सब कुछ इसमें मेंशन रहता है, हर चीज़, ठीक है। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो भी वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब इसके मेंबर्स होंगे, ठीक है। चलो, मेन डिफरेंसेस, इसके पास आर्टिकल है, आर्टिकल के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है। और उसमें आर्टिकल्स नहीं है, ठीक है। चलो, आई होप ये डिफरेंस बेसिक समझ में आ गया, वो डिफरेंस। चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ये इतने सारे और भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ही अभी है। इसमें इलेक्शन कमिश्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में आता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 में। वही बात अगर स्टेट पीसीएस हो जाएगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका आर्टिकल मेंशन नहीं किया है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। फाइनेंस कमीशन, ये आर्टिकल 250 नहीं 280, इसको 2 काट देना, 280 करना। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है। नेशनल कमीशन फॉर एससीज, आर्टिकल 338। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, आर्टिकल 338 ए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज के लिए, आर्टिकल 338 बी। कैग का आर्टिकल 148 से लेकर 151, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना, सबका आर्टिकल यहाँ पे मेंशन है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 350 बी। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक को, ठीक है। सब इसमें एक्सप्लेन नहीं होगा क्योंकि कुछ कुछ बातें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल, हम वाइस प्रेसिडेंट उधर जब पढ़े थे उस वक्त हमने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पढ़ लिया था, ओके। तो एक एक करके देखते हैं। इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ये जो है ये पार्ट 15 में है। पार्ट्स अभी मैंने करवाया नहीं, लेकिन वहाँ पे जब पार्ट्स करवाएंगे, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ा ना, यूनियन एंड स्टेटरी, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, वैसे ये पार्ट 15 में आता है इलेक्शन कमिश्नर। और ये आर्टिकल 324 से लेके 329 तक है। 1+2 मेंबर हैं इसमें। देखो, इलेक्शन कमिश्नर पहले जो था, पहले सिंगल मेंबर बॉडी था। पहले कैसा था, ये सिंगल मेंबर बॉडी था, फिर इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। सिंगल मेंबर बॉडी का मतलब एक ही मेंबर था, उसके बाद इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, ठीक है। और कब बना, 1989 में। क्यों बना, क्योंकि 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। और इसमें क्या हुआ था 61st अमेंडमेंट एक्ट में, कि वोटिंग एज को कम कर दिया गया था। वोटिंग एज जो था 21 था पहले, कि 21 ईयर्स का होगा तभी कोई वोट करेगा, उसको कम करके 18 कर दिया गया था 61st अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे काम का जो प्रेशर था वो बढ़ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाने पड़े, और फिर सिंगल मेंबर बॉडी से ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गया, और फिर मल्टी मेंबर बन के टोटल 3 मेंबर बन गया। एक जो इसमें होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और 2 वो जो होंगे वो अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 लोग जो होंगे वो अदर इलेक्शन कमिश्नर। ये क्लियर हो गई बात। तो इसमें टोटल 3 मेंबर है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। और इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। और इज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज। इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल होगा, इसको रिमूव कैसे करते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को करते थे। कैसे करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को, याद है किसी को, मैं इसको रिकॉल करती हूँ।
करते थे ना ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे कर रहे थे, है ना। और मोशन पास करना पड़ता था 100 मेंबर ऑफ लोकसभा या फिर 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये सब याद आ रहा है कुछ कुछ, और इसको फिर स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास करना पड़ता था। तो ये जो प्रोसेस था वही सेम हटाने के लिए, इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए सेम प्रोसेस किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं 48 आवर्स पहले प्रचार बंधन, ठीक है, ओके। इसमें चीज़ें लिखी हुई है क्या क्या, इसमें इलेक्शन कमिश्नर में क्या क्या इलेक्शन के थ्रू जो होता है वो 48 आवर पहले प्रचार, जो भी ये कैंपेन होता है ना इलेक्शन के लिए, तो उसको 48 घंटे पहले उस कैंपेन को बंद करना होता है। 1/6 वोट पोल्ड नहीं मिला तो सिक्योरिटी डिपॉजिट गया, मतलब जो इलेक्शन में खड़े हुए अगर उनको 1/6 वोट नहीं मिला, पूरा वोट का 1/6 वोट अगर नहीं मिलता है किसी पार्टी को, तो वो जो सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है उन्हें, ठीक है, उन्हें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। तो अगर वो उन्हें उतना वोट नहीं मिला तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्हें वापस नहीं मिलता। अगर वो मिल गया तो सिक्योरिटी जो उन्होंने डिपॉजिट किया था सिक्योरिटी डिपॉजिट वो उन्हें मिल जाता है। और अगर उन्होंने 1/6 वोट नहीं वो जीत पाते हैं, कम से कम उन्हें इतना जीतना है, अगर नहीं जीत पाते हैं तो वो उनका जो पैसा है सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में वो उन्हें नहीं मिलता है। ये बस यही लिखा हुआ है। Candidate disqualified for 3 years if he fail to lodge account of election expenses within time limit। कैंडिडेट जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा 3 साल के लिए। कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा 3 साल के लिए, मतलब 3 साल वो खड़ा नहीं हो पाएगा। इफ ही फेल्स टू लूज अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन टाइम लिमिट। इसका मतलब ये है, कहाँ गया, कि कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा फॉर 3 years इफ़ ही फेल्स टू लूज अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन टाइम लिमिट। का मतलब अगर कोई कैंडिडेट 3 साल तक उसके पास टाइम दिया जाएगा कि नहीं टाइम नहीं, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा 3 साल के लिए अगर उसने सबमिट नहीं किया अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, इलेक्शन में जितने भी एक्सपेंसेस उसे लगे, तो अगर उस चीज़ को पूरे अच्छे से किस में क्या लगा अगर उसको उसने सबमिट नहीं किया एक टाइम लिमिट के अंदर, तो उसे 3 साल के लिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें याद रखना ये 3 साल के लिए कर दिया जाता है, ये याद रखना। 1/6 वोट चाहिए होता है, 48 आवर्स पहले प्रचार बंद होता है, और ये सब तो ऊपर वाला ज़रूरी है। हाँ, इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को। इलेक्शन स्टेट इलेक्शन, देखो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो किस किस चीज़ का इलेक्शन करवाता है, लोकसभा राज्यसभा का करवाएगा, पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा क्या हो गया पार्लियामेंट करवाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों करवाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर करवाएगा। इस चीज़ देखो लोकसभा राज्यसभा जैसे कि पार्लियामेंट वो तो याद रहेगा, यूनियन लेवल पे है तो यूनियन ही करवा रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का भी पता रहेगा कि इलेक्शन कमिश्नर यूनियन इलेक्शन कमिश्नर ही करवाएगा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का भी यही करवाता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्या करवाता है भाई, स्टेट इलेक्शन कमीशन कर क्या करवाता है, ये तो यूनियन वाला हो गया। स्टेट वाला कौन, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है, ये करवाता है लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन, सिर्फ जो पंचायत म्यूनिसपैलिटी सिर्फ इसका इलेक्शन करवाता है ये। स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कौन करवाता है, यूनियन इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर, ओके। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इनका जो रिमूवल होता है हाई कोर्ट जज के हिसाब से होता है, और ये 1 मेंबर बॉडी है, सिंगल मेंबर बॉडी है। याद रखना कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक सिंगल मेंबर बॉडी है, और ये ये कंडक्ट करवाता है इलेक्शन ऑन लोकल बॉडीज ओनली, ओके। ये कुछ PYQs थे नीचे, इसको हमने ऐड कर लिया। इसको देखो 2013 में नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था। नोटा क्या होता है, नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबव, आता है ना अबव। SSC के एग्जाम में ऐसा, SSC के एग्जाम में या फिर कोई भी PYQ वाले एग्जाम, PYQ नहीं MCQ वाले एग्जाम में 4 ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तो वही है नन ऑफ द अबव। इसमें क्या है कि जो जहाँ पे जाके ऐसा बटन दबाना होता है जिसको हम वोट दे रहे हैं, तो वहाँ पे सबका नाम लिखा रहेगा, ठीक है। सबसे लास्ट में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा सबसे लास्ट में, EVM या फिर बैलेट पेपर पे सबका ऐसा सबका नाम लिखा रहता है जो खड़ा है इलेक्शन में, और सबसे लास्ट में लिखा रहेगा नन ऑफ द अबव। मतलब अगर आपको उनमें से किसी को भी वोट नहीं करना है, तुम्हें किसी को भी नहीं करना है, तो तुम नन ऑफ द अबव कर दो। मतलब तुम्हारे पास राइट टू वोट भी है कि तुम किसी को वोट कर सकते हो, तुम्हारे पास राइट टू नॉट वोट भी है कि तुम्हें अगर वोट नहीं करने का मन है तो वो भी कर सकते हो।
नन ऑफ द अबव भी रहेगा। ओके, बस इसको इतना बस सिंपली रखो। NOTA का मतलब नन ऑफ द अबव होता है, और ये इसका मतलब है कि उनमें से कोई भी नहीं, ऐसा। ओके, सबसे नीचे लिखा रहता है, ये सब याद नहीं रखना है, बस फुल फॉर्म याद रखो। और 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बस इसको याद रखो, 2013, सिर्फ ईयर याद रखो, नोटा। पोस्टल वोटिंग, इसको प्रॉक्सी वोटिंग भी कहते हैं। ये क्या होता है, देखो ये देखो, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेज होते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो बाहर, इंडिया के बाहर काम कर रहा है, या फिर आर्म्ड फोर्सेज जो अपने स्टेट के बाहर हैं, तो वो इलेक्शन जब होगा तो वो उस दिन आ तो नहीं पाएंगे, है ना। तो वो एक पोस्टल के थ्रू अपना जो कैंडिडेट है उनको चूज़ करते हैं, और फिर अपना बैलेट पेपर को और फिर उसको भेज देते हैं अपने जहाँ पे, उसको पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, कब इलेक्शन कंप्लीट, ऐसा इलेक्शन में जो भी वोटिंग पड़ी उसको काउंटिंग होगा, तो काउंटिंग होने के पहले उसको वो भेज देते हैं ताकि उनका भी वो काउंट हो जाए। तो ये किया जाता है ताकि वो आ नहीं सकते, वो रिमोट एरियाज़ में है तो वो आ नहीं सकते, तो इसलिए एक पोस्ट के थ्रू, पोस्टल में वर्ड आ रहा है पोस्ट के थ्रू, तो वही इसको प्रॉक्सी वोटिंग भी बोलते हैं। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ईवीएम से अटैच एक लगा रहता है वीवीपैट। ठीक है, ईवीएम है, इससे अटैच रहेगा वीवीपैट। तो किसी ने किसी कैंडिडेट को चूज़ किया कि हमको ये अच्छा, मतलब हम इनको चूज़ करता है, अपना बटन दबा दिया वो। तो अब उसको चेक करना है कि मैंने सही अपना जो मैंने सही को चुना है कि नहीं, जिससे मुझे चुनना है उम्मीदवार, उसको मैंने चुना है कि नहीं। तो उसको वो चेक करने के लिए एक आता है, इसमें एक पेपर जैसा कुछ निकलेगा, पेपर ही निकलेगा ऐसा, और उसमें दिख जाएगा कि हाँ मैंने मतलब सही बटन दबाया है और मैंने सही लोग को अपने मुझे जो चुनना था मैंने उन्हें ही चुना है। ठीक है, वो वही आता है पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, और वो 7 सेकंड तक रहेगा, और फिर वो नीचे एक सील्ड बॉक्स होगा, उसमें जाके वो पेपर गिर जाएगा ताकि इलेक्शन फेयर हो, ऐसे लोगों को पता ना चले क्या किसको कौन इलेक्ट किया है। फेयर इलेक्शन के लिए वो पेपर ऐसे सील्ड बॉक्स में गिर जाता है। ओके, इसमें तुम्हें सिर्फ इसको याद रखना, फुल फॉर्म को याद रखना, सिर्फ समझने के लिए, ऐसे रटना ना पड़े, सिर्फ इसलिए बता दिया। PPRTMS पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। नाम से ही लग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड है ना। चलो अब आते हैं इलेक्शन कमिश्नर का आर्टिकल, है ना, 324 से 329। तो ये आर्टिकल्स भी देखते हैं। 324 में क्या है, इलेक्शन टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज ऑल इलेक्शन, इलेक्शन कमिश्नर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज ऑल इलेक्शन। 324 में क्या है कि इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, सुपरवाइज करेगा जितने भी इलेक्शंस होते हैं सबको, पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस सब इलेक्शन। ओके, आर्टिकल 325 में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। यहाँ पे हर कोई वोट देने का अधिकार है, कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होगी, कोई रिलीजन इनइक्वालिटी नहीं होगी, धर्म के आधार पर, सेक्स के आधार पर, मेल है कि फीमेल है, कास्ट, ये सब के आधार पे ये सब कुछ भी नहीं होगा, सब वोट देंगे, वही यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। आर्टिकल 326 में क्या है, इलेक्शन ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली और एडल्ट सफ्रेज। इलेक्शन होगा लोकसभा का और लेजिस्लेटिव असेंबली का एडल्ट सफ्रेज पे, मतलब वही यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज के बेस्ड पे ही होगा। 327 में क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इन लोगों के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन बनाया जाएगा तो उसका प्रोविजन बनाने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, आर्टिकल 328 में क्या है, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है टू मेक द प्रोविजन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव का पावर है प्रोविजन बनाने के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड कुछ प्रोविजन बनाना होगा तो इसके पास पावर है स्टेट लेजिस्लेचर के पास। आर्टिकल 329 में क्या, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। बार नॉट टू इंटरफेरेंस, मतलब इलेक्टोरल मैटर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। इसको याद कैसे करते हैं, 324 स्टार्टिंग का ही है, याद रहेगा 324 इलेक्शन कमिश्नर से। फिर इसको देखो, इसको ऐसा ट्रिक नहीं बता रहे कुछ,
कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट के थ्रू ऐसे सीक्वेंस में याद कर सकते हो। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन आएगा, सबसे पहला आर्टिकल तो वही होता है। दूसरा आर्टिकल में है कि सबको ही वोट देगा, तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। फिर सेकंड दोबारा में भी यही वर्ड यूज हो रहा है, तो लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी इलेक्शन होगा उसको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से होगा। 2 लाइन तो इससे खत्म हो गया। लास्ट वाला याद करना कि लास्ट में नहीं करना था। बार मीन्स क्या होता है, नहीं, नो इंटरफेरेंस होगा। इसमें नो आ रहा है ना, और इसमें भी नो टू इंटरफेयर, इसमें नो आ रहा है, तो नो से नो वाला कनेक्ट कर लोगे। फिर ये 2 बचा। इसमें पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट ऊपर होता है तो ऊपर उसको रख देना, फिर नीचे वाला में स्टेट लेजिस्लेचर, तो फिर उसके नीचे स्टेट लेजिस्लेचर को रख देना, है ना। इम्पॉर्टेंट इसको है, और ये सबसे 324 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC और स्टेट PSC जो होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आता है आर्टिकल 315 से लेके 323A तक। PSC जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो इस्टेब्लिश किया गया था ऑन 1 अक्टूबर 1926 में, उन ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे, जो कि ये कमीशन ही बना था 1926 में। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है ली कमीशन, PSC कौन से कमीशन के थ्रू आया है, ली कमीशन। ईयर भी याद रखना 1926। आर्टिकल आ गया, चलो इतना ही था। एक सेकंड, कुछ बातें छूट रही हैं। इलेक्शन कमीशन में एक चीज़ छूट गई। इलेक्शन कमीशन में जो टेन्योर है वो कितना है, टेन्योर 6 साल, 6 साल या फिर 65 साल। मतलब या तो जैसे कि अगर वो जैसे कि अगर वो 40 साल का है और वो इलेक्शन कमिश्नर बन गया, तो वो 40 से 46 साल तक उसकी रहेगी उसका टेन्योर, या फिर 65 साल। मानो कि अगर वो 60 साल का है, ठीक है, और वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, यूनियन इलेक्शन कमिश्नर वो बना है, ठीक है, तो 65 साल उसकी एज हो जाएगी, तो वो अपने आप रिटायर हो जाएगा। 60 साल का है, उसकी तो 5 साल में ही 65 होने वाली है, यहाँ पे तो 6 से लिखा हुआ है। या चाहे तो दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए, या तो 6 साल उसका पहले पूरा हो जाए, या फिर उसका 65 साल का वो हो जाए। दोनों में जो पहले हो जाए उसमें हट जाएगा। अगर वो 40 साल का था तो 46 तक काम करेगा। अगर मानो कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो 60 साल का था, 65 जल्दी पूरा हो रहा है, 65 साल का वो हो जाएगा 5 ही साल में, तो वो वहीं पे हट जाएगा। उसको फिर 66 साल तक उसको जॉब नहीं करने को मिलेगी, ठीक है, कि उसको 6 साल उसको टेन्योर पूरा करना, नहीं, तो उसका 65 पूरा हो गया ना, उसकी एज 65 पूरा हो गई ना, तो वह वहीं पे हट जाएगा, ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन में क्या है कि 6 साल और 62 साल, ठीक है, 6 साल और 62 साल। एक सेकंड इसको चेक कर लेना, 62 साल ही है क्या कि 65 ही है, इसको चेक कर लेना। 62 ही होगा, मुझे 99% श्योर है, एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। और UPSC वाला में, PSC वाला में भी यही है। एक तो UPSC होगा और एक स्टेट PSC होगा। UPSC वाला में 6 साल सेम और 65, 6 ईयर्स और 65 साल। और स्टेट PSC वाला में 6 ईयर्स और 62 साल, ठीक है, 62, इसमें कन्फर्म है 62 साल, इसमें 62 ईयर्स और इसमें 65 ईयर्स, ठीक है। आर्टिकल देखते हैं अब। आर्टिकल 315 में क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन स्टेट। पब्लिक सर्विस कमीशन होगा यूनियन के लिए, UPSC स्टेट के लिए, स्टेट PSC, जिसमें कंसिस्ट होगा चेयरमैन और अदर्स। चेयरमैन होंगे उसमें और अदर भी मेंबर होंगे। 315 में क्या है, अपॉइंटमेंट होगा बाय प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा, UPSC वाले चेयरमैन को, और गवर्नर किसको करेगा, स्टेट PSC वाले को, ठीक है। 317 में रिमूवल कौन करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करता है। 318 में पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर PSC मेंबर्स, जो भी वहाँ पे मेंबर्स होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, स्टाफ होंगे, उनसे रिलेटेड कुछ भी पावर, कुछ भी रेगुलेशंस बनाना होगा, तो रेगुलेशन बनाने का पावर आर्टिकल 318 में मिलता है, ठीक है।
और ये बनाएगा कौन, यूपीएससी के लिए बनाएगा प्रेसिडेंट, और स्टेट पीएससी के लिए कौन बनाएगा, गवर्नर। यूपीएससी के लिए प्रेसिडेंट और स्टेट पीएससी के लिए गवर्नर। 319 में क्या है, प्रोविजन टू होल्ड ऑफिस आफ्टर सर्विस। उसकी सर्विस खत्म हो गई तो उसके बाद वो कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है, उसके बाद वो कोई काम नहीं कर सकता, कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता, प्रोहिबिट है, उसे मना है, तो 319 में है। 320 में ड्यूटीज़, उसके जो भी ड्यूटीज़ होंगे सब 320 में लिखा हुआ है। 321 में पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पीएससी। पीएससी का जो फंक्शन है उसको एक्सटेंड करने का है, तो वो एक्सटेंड कभी किया जा सकता है इन फ्यूचर। ऐसे किसी सब्जेक्ट पे होगा कि पीएससी का यहाँ पे पावर होना चाहिए, उसका जो पावर है उसको इस सब्जेक्ट पे, मतलब कोई सब्जेक्ट नया आया है तो होगा कि इस सब्जेक्ट पे पीएससी देखेगा, तो ये जो पावर देने का काम है कि इसका जो फंक्शन एक्सटेंड कर रहा है, तो वो आर्टिकल 321 के में लिखा हुआ है। और ये कौन करता है, ये करता है पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट करता है। यूपीएससी के केस में पार्लियामेंट करेगा, और स्टेट पीएससी के केस में कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 322 एक्सपेंसेस सैलरी जो भी है वो सब आएगा आर्टिकल 322 में। और ये सैलरी एक्सपेंसेस कहाँ से निकलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है। यूपीएससी वालों का कहाँ से निकलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और स्टेट पीएससी वाले का कहाँ से निकलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अब ये सब होता क्या, ये हमने पहले वीडियोस में पढ़ा रखा है, ठीक है। आर्टिकल 323 एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट्स जो भी बनेगा उसको सबमिट करना है, किसको, प्रेसिडेंट को सबमिट करना है। यूपीएससी वाले प्रेसिडेंट को करेंगे, और स्टेट पीएससी में गवर्नर को करेंगे, ठीक है, गवर्नर को। इसको याद कैसे कर सकते हैं, 315 तो स्टार्टिंग का तो याद ही रहेगा कि इसमें यूपीएससी स्टेट पीएससी सब कुछ इसमें है। 316 थोड़ा सा इसमें सब नहीं, कुछ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कुछ का ही आर्टिकल वैसे याद। 17 से याद कर सकते हो, रिमूवल 17 खतरा, तो खतरा हो गया, खतरा उसका खतरा मंडरा रहा है, उसको हटाया जाएगा अब। 17 से खतरा, खतरा से रिमूवल, किसी के प्रति खतरा मंडराता है तभी वो उसको ऐसा, आज तुम्हारी छुट्टी होगी, खतरा मंडरा रहा है तुम्हारे सर पे। और 19 में प्रोहिबिशन करना, नहीं मतलब नहीं करना, नहीं, न से न वाला आ गया, प्रोहिबिशन, नो वाला आ रहा है इसमें साउंड, नो। ड्यूटीज, हमको ना ड्यूटीज देखी के 20 वाला फीलिंग आ रहा था, वैसे पता नहीं आपको आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसा ड्यूटीज 20 ड्यूटी ऐसा कुछ करना, 20 ड्यूटी। हमने तो याद तुम्हें बताया है ना, एक क्या रामबाण तरीका, कि किसी भी चीज़ को ऐसे रिलेट करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट ले लेना, या फिर लास्ट का 1 डिजिट लेके उसको रिलेट करना, और ज़्यादातर उसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करना। से 20 मत पढ़ना, उसको 20 पढ़ के कुछ करना। 20 से क्या वर्ड आएगा, 20, 21, 22 कुछ ऐसा वर्ड हिंदी का वर्ड आ रहा नहीं ना। से 23 से ताईजी ले सकते हो, और 22 से बाय बाय ले सकते हो, इससे वर्ड भी बनता है। 22 से क्या वर्ड बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। ये एक रामबाण तरीका है, ठीक है। अगर मतलब कोई हम नहीं बन पाता है तो आप खुद से उसको ऐसा बना सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी लगा के। चलो 21 में पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पीएससी, 21 में क्या कर सकते हैं, रहने दो। 22 में ऐसा एक्सपेंसेस से कर सकते हो, सैलरी वगैरह दे दिया, इसको ऐसा बोल रहा है बाय जाओ, हो गया, सैलरी दे दी, तुम जाओ बाय, लुटाओ सैलरी को अपने ऊपर। 23 में लास्ट में सब कुछ काम वाम हो गया तो रिपोर्ट उसको रखना है। 23 में ऐसे रखना, सबको सारा पूरा उसको सब कुछ काम वाम करके उसको अपना रिपोर्ट देना है कि भाई इतना हुआ जो भी है, तो लास्ट में रिपोर्ट है, इसमें तो याद करने का है ही नहीं। फिर पावर टू मेक रेगुलेशन, तो 18 ऐसे कर सकते हो, 18 साल का हो चुका है वो, नाबालिग नहीं रहा, वो बालिग बन चुका है, तो अपना पावर, अपना जो भी रेगुलेशन खुद बना सकता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का जो भी पावर है मैं अपने हाथ मुट्ठी में लेता हूँ, समझ गया। 16 ऐसे याद कर सकते हो कि पहले 15 में तो लिखा हुआ यूपीएससी स्टेट पीएससी, तो उसका अपॉइंटमेंट पहले आ गया तो उसके नीचे अपॉइंटमेंट ही होगा, है ना, मतलब वैसे कर सकते हो, उसके नीचे अपॉइंटमेंट ही लिखा होगा। 17 से तो खतरा याद करवा दिया, 18 से तो बालिग करवा दिया, 9 करवा दिया, 20 फीलिंग से करा दिया, फीलिंग कनेक्ट कर लो, ठीक है। 22 से बाय करा दिया, 23 से लास्ट में आ गया इसलिए हो गया। 21 बज गया तो 1 बज गया, देख तो ऐसे कर लोगे, खत्म हो गया क्या, बस इतना ही था। चलो कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम क्या करेंगे और फाइनेंस कमीशन करेंगे। देखो हाँ 1 सेकेंड, इसमें हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, स्टेट इलेक्शन कंप्लीट हो गया, यूपीएससी एसपीएससी कंप्लीट हो गया, और अटॉर्नी जनरल हम नहीं करवाने वाले, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
बस इसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, बस इसलिए यहाँ पे रख दिया है। ओके, आर्टिकल 76 याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये भी पहले हम करा चुके हैं। एडवोकेट जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वही, अगर स्टेट लेवल पे ले लिया जाए तो उनको एडवोकेट जनरल कहते हैं। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये हम नहीं करवाने वाले हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सिर्फ आर्टिकल कर सकते हो तो करो, नहीं तो छोड़ ही दो। आर्टिकल 350B में है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है। कैग हम कल करवाएंगे, नेशनल कमीशन, ये तीनों सारा हम कल करवाएंगे। ओके, कल के वीडियो में होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट के थ्रू मुझसे ज़रूर पूछना, और कुछ और सजेस्ट कर सकते हो तो नीचे सजेस्ट कर देना, और अगर वीडियो समझ में आ जाए तो प्लीज़ ऐसा लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब तो करोगे क्योंकि ऐसा कंटिन्यू ऐसा सब पूरा पॉलिटी, आई थिंक 80% मैंने पॉलिटी करवा दिया है। कुछ कुछ चीज़ें बची हुई हैं सिर्फ, लाइक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा ये जो सब्जेक्ट स्टार्ट ही किया मैंने पीछे से स्टार्ट किया है, पहले प्रेसिडेंट से स्टार्ट किया मैं, इसलिए पीछे पीछे सब कुछ जा रहा है। अब ज़्यादा वीडियोस नहीं है, अब अमेंडमेंट्स के कुछ वीडियोस आएंगे, कुछ कमीशंस के आएंगे, एक साथ सारा अमेंडमेंट, और एक और करने की कोशिश कर रही हूँ, पूरा एक आर्टिकल्स का 1 से लेके पूरा लास्ट तक का आर्टिकल का एक 1 शॉट में सोच रही हूँ बनाने का। उसमें एक बार में सारा आर्टिकल ऐसे कंप्लीट हो जाए, उसको ट्रिक से, अगर किसी को एक बार में ही आर्टिकल करना है कि सिर्फ आर्टिकल को रिवाइज करना है तो 1 शॉट उसके थ्रू पूरा आर्टिकल 1 से लेकर लास्ट तक वो रिवाइज कर सकता है, वो भी ट्रिक के साथ, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं करेंगे ट्रिक, लेकिन एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो देखो, लेकिन वहाँ पर ट्रिक्स वगैरह को एक्सप्लेन कर देंगे, उसको अच्छे से कर देंगे, ठीक है। मैं ऐसे सोच रही हूँ, चलो ठीक है फिर, तब तक के लिए थैंक यू।